अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कोहोर्ट स्टडी की। कोहोर्ट इज़ ऑल्सो नोन एज इंसिडेंट स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। और हमने जब डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी पढ़े थे तो हमने इंसिडेंट स्टडी का पढ़ा था कि इंसिडेंट स्टडी में हम फॉलो अप कराते हैं। तो इसमें भी यही होता है कि जो कोहोर्ट स्टडी होती है इसमें पहले स्पेसिफिक ग्रुप को जब आइडेंटिफाई कर ली जाए, सो देन इट इज़ फॉलोड ओवर टाइम के सब्जेक्ट्स आर क्लास्ड अकॉर्डिंग टू द एक्सपोजर स्टेटस एंड देन दे आर फॉलोड टू डिटरमिन द डिजीज़ आउटकम्स. And what are cohorts? Cohorts are basically a group of people who share a common characteristic या who share a common experience within a defined time period. इसके डिस्टिंक्ट फीचर्स क्या होते हैं कि जो स्टडी होती है इट प्रोसीड्स फॉरवर्ड फ्रॉम कॉज टू अफेक्ट. जो हमने केस कंट्रोल पढ़ी थी, केस कंट्रोल में उल्टा था कि इट प्रोसीडेड बैकवर्ड फ्रॉम अफेक्ट टू कॉज. जो कोहोर्ट होती है इट्स प्रोसीड्स फॉरवर्ड फ्रॉम कॉज टू अफेक्ट. कोहोर्ट्स आर आइडेंटिफाइड प्रायर टू द अपीयरेंस ऑफ डिजीज अंडर इन्वेस्टिगेशन. एंड जो स्टडी ग्रुप्स होती हैं so defined or observed over a period of time to determine the frequency of disease among the केस में फॉलोअप हो रहा होता है. ये इसमें मेन चीज़ है. कौन कौन सी टाइप्स होती हैं कोहोर्ट स्टडी की? एक होती है हमारे पास प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी, जिसको हम करंट भी कहते हैं, कि इसमें डिजीज़ हैज़ नॉट येट अकर्ड एट द टाइम द इन्वेस्टिगेशन हैज़ बिगन. कि इन्होंने इस तरह एग्जांपल दी हुई कि लेट सपोज हम वो यूरेनियम के माइनर्स हैं जो लोग यूरेनियम को क्या कहते हैं माइन करते थे, और उनमें हम लंग कैंसर का वो देखना चाह रहे हूँ, एक्सपोजर देखना चाह रहे हो कि यूरेनियम की वजह से उनमें लंग कैंसर हुआ या नहीं हुआ. अब सपोज़ करो कि अगर लंग कैंसर 25 ईयर्स आफ्टर यूरेनियम के एक्सपोजर के बाद होता है और हमें कोई ऐसा केस मिले कि जिसको जो कोई ऐसा माइनर मिले जिसको 20 ईयर्स से भी एक्सपोजर 20 ईयर्स पहले एक्सपोजर हुआ वो यूरेनियम का, तो हम क्या करेंगे? टू सी वेदर ही और शी विल डेवलप लंग कैंसर वी विल फॉलो हिम अप फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स. तो जो इस तरह की स्टडी है कि इसमें अभी डिजीज़ हुई नहीं है लेकिन हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है कि चेक करने के लिए कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में उसको कैंसर डेवलप होगा या नहीं होगा. सो दिस टाइप ऑफ स्टडी इज़ नोन एज प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी. रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी में डिजीज़ हैज़ ऑकर्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इसमें भी हम माइनर्स के एग्जांपल ले लें कि जब हमें कोई माइनर का केस मिले उसको ऑलरेडी लंग कैंसर उस वक्त हुआ वो, तो अब हम ये डिटेक्ट करेंगे कि वेदर उसको यूरेनियम एक्सपोजर की वजह से ही लंग कैंसर हुआ या उसको किसी और वजह से लंग कैंसर हुआ. एंड फिर हमारे पास आती है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडीज़ के दोनों एलिमेंट्स आर कंबाइंड. कोहोर्ट इसमें पहले आइडेंटिफाइड फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड्स एंड इज असेस्ड ऑफ डेट फॉर द आउटकम एंड देन लेटर ऑन दैट सेम कोहोर्ट इज फॉलो आउट प्रोस्पेक्टिवली इनटू फ्यूचर फॉर फर्दर असेसमेंट ऑफ द आउटकम. इंडिकेशंस क्या होती हैं कोहोर्ट स्टडी की? व्हेन देयर इज अ गुड एविडेंस ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर्स एंड डिजीज. व्हेन एक्सपोजर इज रेयर लेकिन इंसिडेंस ऑफ डिजीज इज हाई अमंग द एक्सपोज्ड. व्हेन कोहोर्ट इज स्टेबल, कोऑपरेटिव एंड ईजिली एक्सेसिबल एंड व्हेन एम्पल फंड्स आर अवेलेबल. कोहोर्ट के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि जो कोहोर्ट्स हैं दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम द डिजीज अंडर स्टडी. बोथ द स्टडी एंड द कंट्रोल कोहोर्ट्स दे शुड बी इक्वली ससेप्टेबल टू द डिजीज अंडर स्टडी. बोथ द ग्रुप शुड बी कंपेरेबल एंड द डायग्नोस्टिक एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द बोथ मस्ट बी डिफाइंड बिफोर हैंड. और स्टेप्स जो होते हैं कोहोर्ट स्टडी के वो ये स्टेप्स होते हैं. अगेन इन स्टेप्स को तो हर हाल में याद रख लेना. सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सेलेक्ट करेंगे अपनी स्टडी के सब्जेक्ट्स को. वी कैन सेलेक्ट देम फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन या फ्रॉम स्पेशल ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन. फॉर एग्जांपल हम स्पेसिफिक ग्रुप्स आ जाती हैं हमारे पास लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, उनमें से कर सकते हैं. या कुछ एक्सपोजर ग्रुप्स आ जाती हैं, एग्जाम्पल रेडियोलॉजिस्ट एक्सपोज टू एक्सरेस या माइनर्स एक्सपोज टू यूरेनियम. उस तरह की हम डिफरेंट ग्रुप से हम पहले वो लेते हैं, अपने कोहोर्ट्स को लेते हैं. उसके बाद हम करते हैं कि वी ऑब्टेन द डाटा ऑन एक्सपोजर by cohort members. We would do it through interviews या मेल questionnaires या we could review the past records. For example कुछ information हमको medical records से मिल सकती है like doses of radiation, what kinds of surgery and what kind of medical treatment was done in the past. कुछ हमको information exposure के लिए medical examination से मिल सकती है. For example हम BP करा लें, ECG करा लें या serum cholesterol का level detect कर लें अगर हम obesity से related कुछ चेक करना चाह रहे हो. और कुछ हमको इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंटल सर्विस से मिलती है कि इन्फॉर्मेशन ऑफ द सस्पेक्टेड फैक्टर इन द इन्वायरमेंट वेयर द कोहोर्ट लिव्ड और वेयर द कोहोर्ट वर्कड. देन कम्स द सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप्स. एक तो इंटरनल कंपैरिजन हो सकता है कि जब हमको जो कोहोर्ट्स मिले हों, क्योंकि कोहोर्ट्स खुद एक ग्रुप ऑफ पीपल थे, अब उन्हीं में ही हमने क्या कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द जो भी हमको इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन हुई उन्हीं में हमने क्या कहते हैं फर्दर और उन कोहोर्ट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. इंटरनल कंपैरिजन हो सकते हैं मतलब बिटवीन कोहोर्ट एंड अनदर कोहोर्ट. एक्सटर्नल कंपैरिजन हो सकता है जब हमको इंटरनल कंपैरिजन ना मिल सके तो हम एक्सटर्नल कंट्रोल ग्रुप डाल देते हैं अपनी कोहोर्ट्स के अंदर टू कंपेयर द रिजल्ट्स. फॉर एग्जांपल हमको अगर जो स्मोकर्स थे कोहोर्ट्स उनमें कोई कंपैरिजन ना नज़र आ रहा हो तो हम एक्सटर्नल कंट्रोल डाल देंगे नॉन स्मोकर्स का, मतलब नॉन स्मोकर्स हम अलग से लेके डाल देंगे बाहर से. एंड व्हेन इंटरनल और एक्सटर्नल कंपैरिजन दोनों अवेलेबल ना हो देन हम क्या कराते हैं? हम कोहोर्ट्स का कंपैरिजन कराते हैं विद जनरल पॉपुलेशन और उसमें ज़्यादातर मोर्टेलिटी रेट ही चेक करते हैं. देन कम्स योर फॉलोअप जो कि इस चीज़ में मेन कोहोर्ट स्टडी में मेन चीज़ है कि पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ईच मेंबर ऑफ द कोहोर्ट, रिव्यूइंग फिजिशियन एंड हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, रूटीन सर्वेलेंस ऑफ दैट रिकॉर्ड्स. और अगर कोई किसी कोहोर्ट
की स्टडी में लॉस ऑफ फॉलोअप हो जाए, सो दैट इज़ नोन एज एट्रिशन। इससे एक MCQ आ सकता है कि व्हाट इज़ लॉस ऑफ फॉलोअप इन कोहोर्ट स्टडी नोन एज, सो दैट इज़ बेसिकली नोन एज एट्रिशन। फिर हमारे पास एनालिसिस आता है जिसमें हम इंसिडेंट्स के रेट चेक करते हैं और एस्टिमेशन ऑफ रिस्क निकालते हैं। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि हमने पूछा कौन कितने लोग स्मोकिंग करते हैं, कितने नहीं करते, और किन लोगों को लंग कैंसर डेवलप हुआ, कितनों को नहीं हुआ। अब इंसिडेंस रेट क्या है अमंग द एक्सपोज्ड एंड द नॉन एक्सपोज्ड। एक्सपोजर यहाँ अगेन क्या है, सिगरेट स्मोकिंग है। अमंग द एक्सपोज्ड जो इंसिडेंस है वो है 70/7000 कि 70 को लंग कैंसर हुआ आउट ऑफ 7000 स्मोकर्स। इसका ये मतलब है कि जो एक्सपोजर रेट है या जो उसका इंसिडेंट रेट है सॉरी, दैट इज़ 0.01 या इट मीन्स 1/100, यानी कि एवरी 1 स्मोकर आउट ऑफ 100 स्मोकर डेवलप्ड लंग कैंसर या एवरी 10 स्मोकर आउट ऑफ 1000 स्मोकर डेवलप्ड लंग कैंसर। एंड सिमिलरली नॉन स्मोकर के लिए भी हमने क्या किया, टोटल हमारे पास नॉन स्मोकर्स 3000 थे, लंग कैंसर 3 को डेवलप हुआ, उसका भी इंसिडेंस रेट हमने इसी फार्मूला के थ्रू निकाल लिया कि every one non-smoker out of 1000 non-smokers will develop your lung cancer। उसके बाद हम करेंगे एस्टिमेशन ऑफ रिस्क, जो उसमें आ जाता है रिलेटिव रिस्क, जो कि मैंने पिछली वीडियो में जिसका फार्मूला बता दिया था। फार्मूला इसका ये था और मैंने कहा था कोहोर्ट स्टडी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक का आता है एट्रीब्यूटेबल रिस्क। रिलेटिव रिस्क का पिछली वीडियो में फार्मूला बता दिया था कि इट इज़ इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ अमंग एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ अमंग नॉन एक्सपोज्ड। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 10/1 क्योंकि 10/1000 एक्सपोज्ड का था और 1/1000 नॉन एक्सपोज का इंसिडेंट रेट था। ये निकाला तो आंसर 10 आता है। And this relative risk is basically a direct measure of strength of association between the suspected cause and the effect। यहाँ पे suspected cause हम कौन सा cause सस्पेक्ट कर रहे हैं, स्मोकिंग, और effect हम क्या सस्पेक्ट करेंगे, और लंग कैंसर। कंडीशंस क्या होती हैं, अगर तो रिलेटिव रिस्क 1 है सो देयर इज़ नो एसोसिएशन, मोर देन 1 है जो कि इस केस में आ रहा है सो देयर इज़ पॉजिटिव एसोसिएशन, यानी हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर इज़ पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। एंड अगर लेस देन 1 है तो नेगेटिव एसोसिएशन होती है कि ये जिस तरह हमारा 10 निकला तो इट मीन्स कि स्मोकर्स आर 10 टाइम्स एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर दैन नॉन स्मोकर्स। एंड द लार्जर द रिलेटिव रिस्क द ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ बिटवीन द सस्पेक्टेड फैक्टर एंड द डिजीज़, जो कि अगेन इस केस में सस्पेक्टेड फैक्टर इज स्मोकिंग एंड जो डिजीज़ इज़ लंग कैंसर। फिर हमारे पास आता है एट्रीब्यूटेबल रिस्क। एट्रीब्यूटेबल रिस्क का ये फार्मूला है कि इट इज़ द डिफरेंस इन इंसिडेंस रेट्स ऑफ डिजीज बिटवीन एन एक्सपोज ग्रुप एंड नॉन एक्सपोज ग्रुप के इंसिडेंस ऑफ डिजीज रेट अमंग एक्सपोज, जो कि पीछे हमने देखा था 10/1000 था, माइनस इंसिडेंस ऑफ डिजीज रेट अमंग नॉन एक्सपोज, जो कि हमने पीछे देखा था कि वो था 1 अमंग 1000 था। तो 10 - 1 करेंगे 9 वुड बी और एट्रीब्यूटेबल रिस्क। लेकिन एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन के लिए ये फार्मूला रखना है कि एट्रीब्यूटेबल रिस्क डिवाइडेड बाय इंसिडेंस रेट अमंग एक्सपोज। तो 9/10 मल्टीप्लाई बाय 100 90%। एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन 90% है। इसका ये मतलब है कि जो 90% स्मोकर्स जो थे जिनको लंग कैंसर हुआ उनको उनकी स्मोकिंग की वजह से ही हुआ होगा। कि यहाँ पे जो 70 लोग आए थे जिनको जो 70 स्मोकर्स थे जिनको लंग कैंसर हुआ था, अब इनमें से जो 90% है ना, यानी इनमें से जो 63 इंडिविजुअल्स हैं उनको स्मोकिंग की वजह से ही लंग कैंसर हुआ था। बाकी जो 10% इंडिविजुअल्स हैं, बाकी जो 7 लोग हैं, उनको किसी और फैक्टर्स की वजह से लंग कैंसर हुआ था। जो एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन होती है बेसिकली ये चीज़ इंटरप्रेट करती है। और एट्रीब्यूटेबल रिस्क का भी यही है कि अगर एट्रीब्यूटेबल रिस्क की वैल्यू 0 सो देयर इज़ नो रिस्क, मोर देन 0 जो कि इस केस में 9 आ रही है सो देयर इज़ पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन द रिस्क फैक्टर एंड द इफेक्ट। एंड अगर लेस देन 0 सो देयर इज़ नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन द रिस्क फैक्टर एंड द इफेक्ट। लास्टली इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं उनका अगेन रट्टा लगाना होगा। एडवांटेजेस क्या हैं कोहोर्ट स्टडी के, इंसिडेंस कैन बी कैलकुलेटेड, प्रोवाइड्स डायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ रिलेटिव रिस्क, dose response ratios can also be calculated, bias is can be minimized, and when true experiment cannot be conducted, cohort studies are the best forms for investigation. They are the only method that can establish the absolute risk of contracting a disease, and cohort studies may also reveal the existence of protective factors such as exercise and diet. And lastly disadvantages cohort study के होते हैं कि इसमें large number of people involved होते हैं, it takes long time to complete the study and obtain the results, certain administrative problems such as lack of experienced staff, lack of funding और extensive record keeping इसमें होती है, expensive होती है, follow up difficult होता है, ethical problems भी आ सकते हैं, and cohort study may be impractical for a rare disease। So that was all related to cohort study। I hope easily समझ में आ गया हो। इसके अगेन ये जो steps हैं वो हर हाल में याद रख लेने। So thank you।